नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अपन कुछ जो ऑप्शन है उसके थ्रू देखने की कोशिश करेंगे और कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन को हम याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये सभी जो चीज़ें हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए कितने प्रस्तावकों की आवश्यकता होती है। अगर आप लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं या आप विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आप नॉमिनेशन कर दें। उसके लिए प्रॉपर आपको प्रस्तावक की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि प्रस्तावक मतलब कि हाँ ये लड़ सकते हैं, यानी कि आपको चेला मतलब कि चपाटी की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आपको सपोर्टर की आवश्यकता होगी, उनका सिग्नेचर रहेगा तभी आप लड़ सकते हैं। तो ऐसे कितने लोगों का सिग्नेचर चाहिए। अगर आप किसी पार्टी के टिकट पर लड़ रहे हैं, ठीक है, कोई अगर जो राजनीतिक दल है मान्यता प्राप्त है, जो राजनीतिक दल है अगर उसके टिकट पर लड़ रहे हैं तब तो एक प्रस्तावक की आवश्यकता होगी। अगर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के टिकट पर लड़ रहे हैं तब आपको एक प्रस्तावक की आवश्यकता होगी, उनका सिग्नेचर होगा आपके नॉमिनेशन पे कि हाँ इनका मैं सपोर्ट करता हूँ, जो भी लिखा रहता है। अगर आप निर्दलीय लड़ रहे हैं यानी कि अकेले लड़ना चाह रहे हैं, ठीक है, तब आपको 10 पंजीकृत मतदाताओं का हस्ताक्षर होना चाहिए। ये जो आपके प्रस्तावक होंगे वो हमेशा मतदाता होंगे, यानी कि जो मतदान कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बच्चे का भी सिग्नेचर ले लिए। जो मतदान कर सकते हैं, जिनका मतदान सूची में नाम है वही प्रस्तावक बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 18 वर्ष के बाद का सभी लोग प्रस्तावक बन सकते हैं। अगर उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है तो वो नहीं आपके प्रस्तावक बन सकते हैं। तो ये सब कंडीशन है जो कि आप लोकसभा या विधानसभा के चुनाव लड़ना चाहते हैं तब आपको प्रस्तावक की आवश्यकता होती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 100वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था 2015 में आया था, वो किससे संबंधित था ये पूछा जा रहा है। देखिए, 100वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो भारत बांग्लादेश के जो भूभाग हैं उसके हस्तांतरण के लिए किया गया था। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में भारत का कुछ पार्ट था जो बांग्लादेश को दे दिया गया और बांग्लादेश का जो कुछ पार्ट था इंडिया ले लिया। ठीक है, तो सुविधा के लिए ऐसा होता है ना कि इस तरह से अगर इंडिया है, इस तरह से इंडिया है, यहाँ पे बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश का कुछ पार्ट इंडिया के अंदर जा रहा था तो इसको इंडिया में मिला लिया गया और भारत का जो कुछ पार्ट है बांग्लादेश के पास जा रहा था, यानी कि इसके इनलैंड में जा रहा था, तो इसको दे दिया गया बांग्लादेश को। इससे क्या होगा कि दोनों देशों की सुविधा हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो 2015 में ऐसा हुआ था, कौन से संशोधन के तहत हुआ था? 100वां। याद कैसे करेंगे? आपको ये भी पता है कि जो 100वां शतक लगाया था सचिन तेंदुलकर वो बांग्लादेश में ही लगाए थे। ठीक है, यानी कि जो 100वां इंटरनेशनल सेंचुरी सचिन ने लगाए वो कहाँ पे लगाए थे? बांग्लादेश में। तो इससे हम याद कर सकते हैं को रिलेट करके कि जो 100वां संशोधन है वो बांग्लादेश से रिलेटेड है, ज़मीन का इधर उधर हुआ था इंडिया के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के लिए एक कुंजी है, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था? तो काफ़ी प्रसिद्ध केस रहा था बेरूबाड़ी संघ मामला। ठीक है, 1960 में। इसमें वर्डिक्ट देते समय ये बोला था कि जो प्रस्तावना हमारा है जिसमें हम क्या लिखे पढ़ते हैं, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण, इस तरह से लिखा हुआ है, तो वो अब संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के लिए एक कुंजी है। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने बोला। किस मामले में बोला? बेरूबाड़ी मामले में। याद कैसे कर सकते? देखिए, कुंजी है, कुंजी यानी कि ताला जैसा कुछ सेंस दे रहा, कुंजी ताला इस तरह के। और अगर यहाँ पे बेरूबाड़ी की याद, मतलब कि बेरूबाड़ी को इस तरह से याद करें कि एक बाड़ा है, बाड़ा जिसमें कि बहुत सारे चीज़ रहते हैं, गाय भैंस जो भी रहते हैं, बाड़ा है। तो बाड़ा में अगर जाना है तो कुंजी की आवश्यकता होगी, क्योंकि बाड़ा के अगर गेट लगे हैं तो आपको कुंजी की आवश्यकता होगी। तो इस तरह से याद रखेंगे, क्योंकि केशवानंद में कोई बाड़ा जैसा कुछ सेंस दे रहा नहीं, गोलकनाथ में भी कुछ सेंस दे रहा नहीं, ये नाम जैसा लग रहा है, लेकिन बेरूबाड़ी ऐसा लग रहा है कि कोई बाड़ा है। ठीक है, गाय भैंस रखने का बाड़ा है। ठीक है, तो इस तरह से हम याद रखेंगे कि जो ये कुंजी वाला वर्ड है किस में बोला गया था, कौन से मामले में? बेरूबाड़ी में। अगला क्वेश्चन है,
लोकसभा और विधानसभा के लिए वयस्क मतदान का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 326। अब याद कैसे करेंगे? देखिए, लोकसभा और विधानसभा में वयस्क मतदान की बात कर रहा है, यानी कि वयस्क 18 वर्ष की बात कर रहा है, और जब एडल्ट होगा तभी जो बच्चे हैं वो छक्का मारेंगे, यानी कि जब तक जवान नहीं हो जाते हैं छक्का लगना उनसे काफ़ी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा क्या होता है कि पावर की आवश्यकता होती है, तो यानी कि लास्ट में 6 होगा छक्का, इससे हम याद करें तो। देखिए क्या होता है कि जो आपके 324 अनुच्छेद हैं उसी से शुरू होता है निर्वाचन, जो चीज़ें हैं कि भारत में निर्वाचन आयोग होगा, निर्वाचन से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं 324 से स्टार्ट होते हैं, तो 324 निर्वाचन से संबंधित जो चीज़ें हैं उससे स्टार्ट होती है। और 325 की बात करें तो जाति, लिंग, वर्ग के आधार पर मतदाता सूची में शामिल होने के अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा, ये 325 बोलता है। एक क्वेश्चन बनता है, देवेगौड़ा सरकार जो कि 1996 में रही, उसमें एक मंत्री थे विदेश मंत्री इंद्र कुमार गुजराल, ठीक है। उनका एक प्रसिद्ध सिद्धांत था, उसी सिद्धांत के बारे में पूछा जाता है कि देवेगौड़ा सरकार 1996 में विदेश मंत्री गुजराल सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? तो पड़ोसी छोटे देशों के साथ गैर पारस्परिक संबंध अर्थात एक तरफा रियायतें देने से था, यानी कि कहने का मतलब ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि जो इंद्र कुमार गुजराल थे उनका जो सिद्धांत था उसके बारे में वर्णन कीजिए। तो गुजराल जो उस समय विदेश मंत्री थे भारत सरकार के, उन्होंने कहा कि जो इंडिया के जितने भी अड़ोसी पड़ोसी जितने भी छोटे देश हैं, ठीक है, छोटे देश की बात कर रहा है, छोटे देश हैं उसमें पारस्परिक संबंध जैसा सिद्धांत नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये जितना देगा उतना ही हम देंगे, तब इस तरह का जो संबंध होता है उसको हम पारस्परिक संबंध कहते हैं। तो ऐसा संबंध इंडिया को इसके साथ स्थापित नहीं करना चाहिए। इसके साथ कैसा संबंध स्थापित करना चाहिए? एक तरफा मतलब कि सिर्फ हम ही देंगे, यानी कि हम इसको मतलब कि बहुत सारा चीज़ देंगे जिससे ये खुश रहेगा, जितने भी छोटे छोटे कंट्री हैं वो हमसे खुश रहेंगे, ठीक है। ये छोटे हैं, कितना इनको चाहिए, ठीक है, 2-10 रुपया दे देंगे तो खुश रहेंगे, तो यानी कि इनसे हम बराबरी का उम्मीद नहीं करेंगे कि जितना ये हमें देंगे उतना ही हम इनको देंगे। तो ये जो सिद्धांत है ये देवेगौड़ा सरकार में गुजराल का सिद्धांत था, यानी कि गुजराल उस समय विदेश मंत्री हुआ करते थे। और ये अच्छा भी है क्योंकि छोटे देश के साथ अगर इस तरह का संबंध बनाएंगे तो आपके पड़ोसी होने के नाते आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आप की जो दुश्मन है जैसे चाइना है, पाकिस्तान है, उससे आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं ये सब देशों को यूज करके, ठीक है। तो ये सिद्धांत था। अगला क्वेश्चन है, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी का गठन कब हुआ था? 1992 में। अगला क्वेश्चन है, सेफोलॉजी क्या है? देखिए लोजी अगर आप टीवी वगैरह देखते हैं तो जब भी मतदान होता है उसके बाद जब रुझान आते हैं, यानी कि टीवी पे ये लोग बताने लगते हैं कि ये पार्टी जीतेगी, वो पार्टी जीतेगी, यानी कि स्टैटिकल फिगर भी देते हैं कि इतना सीट से ये आगे चल रहेगी, इस बार इतना सीट ये लाएगी। तो ये सब जो स्टडी होता है उसी को कहते हैं सेफोलॉजी। यानी कि याद कैसे करेंगे सेफोलॉजी को? पी साइलेंट है यहाँ पे। सेफोलॉजी को याद कैसे करेंगे कि इस बार कांग्रेस कितना लाएगी तो सरकार बनाने के लिए वो सेफ रहेगी, बीजेपी कितना लाएगी तो वो सरकार बनाने के लिए सेफ रहेगी। तो यानी कि इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि सेफोलॉजी मतलब क्या होता है? स्टैटिकल स्टडी ऑफ इलेक्शन एंड ट्रेंड्स इन वोटिंग, ठीक है। उसी के बारे में स्टडी करना कि किस तरह के वोटिंग होगी, किस तरह से स्टैटिकल फिगर आएगा, यानी कि कितना किसको सीट मिलेगा, इस तरह का जो स्टडी होता है उसको कहते हैं सेफोलॉजी। अगला देख लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा का एक सभापति और उपसभापति होगा? यानी कि संविधान का कौन सा एक अनुच्छेद है जो कहता है कि राज्यसभा का एक सभापति होगा और एक उपसभापति होगा? तो ये आर्टिकल 89, ठीक है। अगला देख लेते हैं जो कि लास्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में शुरू कितने ज़िले से किया गया था? यानी कि जब ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना शुरुआत की गई थी तो कितने ज़िले से शुरुआत की गई थी?
तो ये 200 जिलों में शुरुआत की गई थी। और इसमें कितने दिन का प्रोविज़न था कि आपको रोज़गार मिलेगा? 100 दिन का, एक साल में 100 दिन का रोज़गार मिलेगा मिनिमम, ये प्रोविज़न किया गया था। और ये कब लागू किया गया था? 2006 में। ठीक है। एक और डेटा पूछा जाता है कि इसी का जो नाम है नरेगा है। ठीक है, नरेगा। और इसको बाद में कन्वर्ट करके कर दिया गया मनरेगा। ठीक है, तो नरेगा को ही बाद में कन्वर्ट करके मनरेगा कर दिया गया। तो इससे 3-4 फैक्ट पूछे जाते हैं। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।